आवर्त बीजीय पादपों पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होगा, इसके बारे में भी हमने बात की है। अब जनन की डेफिनेशन पुरानी वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोनों चीजें क्लियर हो गई। लैंगिक जनन को हम लोगों ने डिटेल से पुरानी वीडियो में क्लियर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन को क्लियर करने से पहले कुछ चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, लैंगिक जनन के अंतर्गत 3 घटनाएं होंगी, तब जाकर के वो लैंगिक जनन कहलाएगा। पहला होगा 2 अलग अलग लिंग वाले जीवों का होना। दूसरी घटना क्या होगी? युग्मकों का निर्माण। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? युग्मकों का संलयन। ये तीनों घटनाएं होंगी तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। 2 अलग अलग लिंग वाले जीवों का होना। अच्छा, इन तीनों घटनाओं को हम लोग जंतुओं और पादपों के परिप्रेक्ष्य में रख करके क्लियर करते हैं। जंतुओं के अंदर क्या होगा? 2 अलग अलग लिंग वाले जीव होंगे, यानी कि नर और हम मादा की बात कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग लिंग वाले जीव उपस्थित होंगे, पहली घटना क्लियर। दूसरा, युग्मकों का निर्माण होगा, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। नर द्वारा शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं और फीमेल द्वारा अंडकोशिका उत्पन्न की जाती है। क्लियर। तीसरा, युग्मकों का संलयन। इन दोनों के संलयन होने से भ्रूण बनता है। ये भ्रूण शिशु बनाता है और शिशु से वयस्क बनता है। ठीक है, तो ये तो जंतुओं के परिप्रेक्ष्य में तीनों घटनाएं क्लियर हो रही हैं, तो लैंगिक जनन कहलाएगा। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं आवर्त बीजीय पादपों में कैसे होती है। 2 अलग अलग लिंग वाले जीव का होना, यानी कि हम लोग अच्छे से जानते हैं लैंगिक जनन के अंदर पुष्प का निर्माण होगा और पुष्प के अंदर नर भाग और मादा भाग उपस्थित होते हैं। हम लोगों ने नर और मादा के बारे में कल पढ़ लिया हमने, पुमंग और जायंग के बारे में। नर के द्वारा परागकण और मादा के द्वारा अंडकोशिका उत्पन्न की जाती है। ठीक है, दोनों में परागण होता है और परागण के बाद भ्रूण का निर्माण होगा, जो कि बीज में पाया जाता है। ठीक है, और बीज जर्मिनेट होकर अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। तो ये तो लैंगिक जनन की घटनाएं हो गई। ठीक है, जंतुओं के परिप्रेक्ष्य में भी देख लिया हमने और पादपों के परिप्रेक्ष्य में भी देख लिया। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जनन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन में संपन्न होने वाली कोई भी घटना नहीं पाई जाती, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। यह हम यूं कह सकते हैं कि जनन का वह प्रकार जिसमें युग्मकों का अर्धसूत्रण और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। लैंगिक जनन की ये घटनाएं होंगी तब जाके वो लैंगिक जनन कहलाएगा, कंपलसरी है। और अलैंगिक जनन में ये कोई भी घटना नहीं होती है, तब जाके वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। अलैंगिक जनन, वैसे इसके बहुत से मेथड हैं, हम लोग अगले चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता। और दूसरा आ जाएगा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। क्लियर? ये 2 मेथड हैं अनिषेक जनन के। एक और बात ध्यान रखनी है, अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहेंगे। अगर इस नाम से आ जाए तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। असंग जनन कहें, अलैंगिक जनन कहें या एपोमिक्सिस कहें,
कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों चीजें एक ही हैं। अब दो विधियां हैं, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। पहले हम बात करेंगे अनिषेक बीजता के बारे में। देखिए, हमने लैंगिक जनन में क्या पढ़ा था, बीज का निर्माण होना कंपलसरी है। बीज बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा, युग्मकों के संलयन से बनेगा और उस बीज द्वारा ही नया पादप बनता है। ये लैंगिक जनन की पहचान है। लेकिन यहां पर जो अलैंगिक जनन का पहला पार्ट है अनिषेक बीजता, इसमें भी एक घटना होती है और वो क्या है, बीज का निर्माण। ठीक है, तो यहां पर एक कंफ्यूजन फिर वापस से स्टार्ट हो जाता है कि अनिषेक बीजता में भी बीज का निर्माण हो रहा है और लैंगिक जनन में भी बीज का निर्माण हो रहा है, तो अनिषेक बीजता को हम अलैंगिक जनन के अंदर क्यों रखते हैं? तो इसका जवाब यह है कि लैंगिक जनन के अंदर घटनाएं जो होती हैं, तीन घटनाएं, अलग अलग जीव पाए जाएंगे, अलग अलग लिंग वाले पार्ट उपस्थित होंगे, दूसरा युग्मकों का अर्धसूत्रण होगा और तीसरा युग्मकों का पुनः संलयन होगा। लेकिन यहाँ पर वो तीनों घटनाएं नहीं हैं, इसी कारण हम अनिषेक बीजता को अलैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं। तो फिर बीज का निर्माण कैसे होता है? हम लोगों ने फीमेल पार्ट जायन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस अंडाशय के अंदर बीजांड स्थिति पाई जाती है। हमने जो फ्लावर का डायग्राम बनाया था उसमें बहुत बीजांड स्थिति बनाई थी, लेकिन एक बीजांड भी उपस्थित हो सकता है और यहां पर हम एक बीजांड को लेकर के ही इस चीज को क्लियर करते हैं। आंतरिक जो बीजांड पाया जाता है इसके अंदर 8 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये अगुणित होती हैं, लेकिन जो बीजांड के आवरण को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं होती हैं 2n। क्लियर? क्योंकि हम युग्मकों को ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने पड़ रहे हैं कि यहां पर जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है फ्लावर का या पूरे पौधे का जो पोर्शन है वो सब क्या है, 2n है, बीजाणुद्भिद है। तो यहाँ पर जो बीजांड का आवरण होता है, जो हम भ्रूणकोश भी कहते हैं, उनमें जो कोशिकाएं होंगी वो 2n होती हैं। और अनिषेक बीजता के अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन की इस विधि के अंतर्गत बीजांड या भ्रूणकोश की कोई भी 2n कोशिका किसका निर्माण कर देती है, बीज का निर्माण कर देगी। तो यहां पर एक चीज क्लियर होना जरूरी है कि बीज का निर्माण किससे हो रहा है, या तो बीजांड आवरण, बीजांड आवरण या भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की 2n सेल क्या निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है। तो यहां पर अंड कोशिका का कोई भी योगदान नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ कि बीजांड आवरण की कोई भी 2n कोशिका या भ्रूणकोश, इसको भ्रूणकोश भी नाम देते हैं, इसकी 2n कोशिका डायरेक्ट किसका निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है। और वो बीज जब जर्मिनेट होता है तो नॉर्मल रूप से बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण ही करेगा। लेकिन यहाँ पर अनिषेक बीजता को हम अलैंगिक जनन में क्यों रख रहे हैं? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? लैंगिक जनन में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है, उनका संलयन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि युग्मक तो है लेकिन उसका कोई भी योगदान नहीं हुआ, वो अपनी जगह रह गया। और जो बीजांड होता है या बीजांड आवरण जो होता है उसकी 2n कोशिका किसका निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है। और ये बीज जर्मिनेट होकर के नए पादप का निर्माण करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अनिषेक बीजता कहलाती है। कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक, दूसरा मेथड है इसका कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। देखिए, पादप के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है कायिक पार्ट या कायिक भाग कह सकते हैं, और दूसरा होता है जननिक भाग।
जननिक भाग पुष्प कहलाता है, और कायिक भाग में क्या होगा, संपूर्ण पादप। संपूर्ण पादप जो होता है पुष्प के अलावा, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जड़, तना और पर्ण, पत्ती, ये तीनों चीजें संपूर्ण पादप के अंदर ही रखी जाती हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, कायिक भाग द्वारा, यानी कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या है कि पादप के कायिक भाग द्वारा एक नए पादप का बनना क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाएगा। और ये कायिक पार्ट क्या हो सकते हैं, जड़, तना या पर्ण हो सकता है, ठीक है। यानी कि बीज के अलावा, एक और डेफिनेशन अगर क्लियर करें हम लोग तो क्या आएगा, क्योंकि जननिक भाग के अंदर पुष्प आता है और पुष्प से बीज का निर्माण होगा, तो ये पूरा मेथड तो किसके अंदर आ जाता है, लैंगिक जनन के अंदर आ जाता है। अब हम बात करें कायिक जनन के बारे में, तो डेफिनेशन कैसे आएगी, बीज के अलावा पौधे के किसी भी कायिक भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, नए पादप का बनना क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब बीज के अलावा पादप के किसी भी कायिक भाग द्वारा नए पादप का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का हो सकता है। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होगा। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत पादप के कायिक भाग द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है, वो चीज क्या कहलाएगी, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होगा कि हम हमारे व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उत्पादन ज्यादा प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में इन पार्ट का उपयोग कृत्रिम रूप से करते हैं ताकि नए पौधे जल्दी से जल्दी बनाए जा सकें। तो वो चीज क्या हो जाएगी, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो जाती है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से हो सकता है। हम लोगों ने बात की है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कैसे हो रहा है, तो ये कायिक भाग द्वारा होता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है वो पहले होता है तने द्वारा, दूसरा है जड़ द्वारा, तीसरा है पर्ण द्वारा, और चौथा है विशिष्ट संरचनाओं द्वारा। क्लियर। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन चार तरीके से हो रहा है, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पर्ण द्वारा और विशिष्ट संरचनाओं द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे तने द्वारा। अच्छा, इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो हम घरेलू घर में देखते हैं कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो आलू होते हैं या प्याज होते हैं, लहसुन होते हैं, ये विशिष्ट अनुकूल मौसम में इनमें से कुछ पादप बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज क्या है, ये है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर बीज नया पादप नहीं बना रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पादप का ही कोई भाग, अब वो आलू है, आलू क्या हो सकता है, तना है, तो तने द्वारा नया पादप बन रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले तने द्वारा। पहला है तने द्वारा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे किसमें रखे जाते हैं, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत रखे जाते हैं।
इन सभी को हम रूपांतरित तने की संज्ञा देते हैं, यानी कि ये सभी नया पादप बनाने में काम आते हैं। अब अदरक क्या है? एक प्रकंद है। आलू क्या है? एक कंद का उदाहरण है। प्याज, लहसुन शल्ककंद का एग्जाम्पल है। घास कोपरी भोजतारी, पुदीना अंतर्भोजतारी और स्ट्रॉबेरी भोजतारिका। क्लियर? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 4 तरह से होता है, तने, जड़, पर्ण और विशिष्ट संरचनाओं द्वारा, जिसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं तने द्वारा। तने द्वारा कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर आएंगे जो तने द्वारा नया पादप बनाते हैं? अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, घास, पुदीना और स्ट्रॉबेरी। इन सभी में नया पादप बनाने के लिए तना कार्य करता है। अब आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। अदरक रूपांतरित तना है। प्याज, लहसुन, घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, ये सब रूपांतरित तने के एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होगा कि जो तना पार्ट होता है, स्टेम पार्ट होता है, वो भोजन का संग्रह करके फूल जाता है, ठीक है। और फूलने के बाद जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है तो इनमें से प्ररोह और मूल तंत्र विकसित होता है और एक नया पादप बनाते हैं। तो यहाँ पर बीज का उपयोग नहीं किया है हमने, यहाँ पर जो मूल कायिक पार्ट है वो नए पादप का निर्माण करते हैं। तो तने के अंदर में ये ध्यान रखना है कि अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, ये एग्जाम्पल को रखे जाते हैं। अदरक प्रकंद, कंद, प्याज, लहसुन शल्ककंद, घास ऊपरी भोजतारी, पुदीना अंतर भोजतारी और स्ट्रॉबेरी भोजतारिका। तने द्वारा क्लियर हो गया। दूसरी बात हम लोग करते हैं पर्ण द्वारा। अब पर्ण द्वारा भी नए पादपों का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर 2 एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे। ब्रायोफिल्लम और बिग्नोनिया। ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें इनकी जो पर्ण होती है वो नए पादपों का निर्माण करती है। इनके अंदर क्या देखा जाता है कि इनकी पर्ण के ऊपरी भाग पर शिराविन्यास या इनके किनारों पर नई कलिकाएं बनती हैं। जब पर्ण पादप से टूटकर मृदा में गिरती है तो इनकी जो कलिकाएं हैं, इनके ऊपर जो उपस्थित कलिकाएं हैं, ये मृदा के संपर्क में आकर नए पादप के रूप में ग्रोथ करना शुरू करती है। तो ब्रायोफिल्लम और बिग्नोनिया में क्या होगा कि पर्ण द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की पहला मेथड क्या हो गया? तने द्वारा, एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, ये प्रकृति में संपन्न होता है। दूसरा पर्ण द्वारा, ब्रायोफिल्लम, बिग्नोनिया। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं जड़ द्वारा। तीसरा आएगा जड़ द्वारा। अब जड़ द्वारा कैसे संपन्न होगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल है शकरकंद। हालांकि और भी एग्जांपल है, डहलिया, ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, नीम इसके अंदर आ जाता है, शीशम इसके अंदर आ जाता है। इन सभी में जड़ द्वारा नए पादप बनते हैं। अगर हम नीम या शीशम की बात करें तो इनकी जो काष्ठीय जड़ें होती हैं, उन जड़ों के द्वारा प्ररोह का विकास होता है और वो प्ररोह नए पादप के रूप में ग्रोथ करता है। तो जड़ द्वारा नीम, शीशम, शकरकंद और डहलिया। शकरकंद जो आप देखते हैं वो एक रूपांतरित जड़ है, ध्यान रखना है हमें। उन जड़ों के द्वारा ऊपर की ओर प्ररोह विकसित होगा, पादप का अन्य पार्ट विकसित होगा और वो अपने आप में एक जड़ होती है। हम लोग शकरकंद को जड़ के रूप में खाते हैं, रूपांतरित जड़ होती है। आलू रूपांतरित तना होता है। प्याज, लहसुन, ये सब रूपांतरित तने हैं। ब्रायोफिल्लम, बिग्नोनिया पर्ण द्वारा होगा और जड़ में शकरकंद और डहलिया, नीम, शीशम, इनको रखा जाता है। ये सब जड़ द्वारा ही ग्रोथ करते हैं। और लास्ट आता है विशिष्ट संरचनाओं द्वारा। कुछ पादपों में क्या होता है कि इनका जहां पर पुष्प का निर्माण होना है, उन संरचनाओं की जगह कुछ विशिष्ट संरचनाएं बन जाती हैं जिनको पत्र प्रकलिकाएं बोलते हैं।
और वो संरचनाएं क्या होती हैं कि नए पादप के रूप में ग्रोथ करती हैं। तो चौथा आ जाएगा विशिष्ट संरचनाओं द्वारा। इसके अंतर्गत पत्र प्रकलिकाएं बनेंगी। जो एक नए पादप के रूप में ग्रोथ करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्लियर किया, अलैंगिक जनन क्या है, असंग जनन, एपोप्टोसिस सभी एक ही चीजें होती हैं। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं वो चीज क्लियर हो गई। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कैसे होता है ये चीज भी क्लियर हो गई। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, पर्ण द्वारा, जड़ द्वारा और विशिष्ट संरचनाओं द्वारा। तने द्वारा प्रकंद हो सकता है, कंद, शल्ककंद, ऊपरी भूस्तारी, अंतर्भूस्तारी और भूस्तारिका, जिसमें हमने ये एग्जांपल हम लोगों को याद रखने हैं। दूसरा आता है पर्ण द्वारा, जिसमें ब्रायोफिल्लम और बिग्नोनिया को रखा जाता है। और तीसरा आता है जड़ द्वारा, जिसमें शकरकंद, डहेलिया, नीम, शीशम इनको रखा जाता है। और विशिष्ट संरचनाएं आती हैं पत्र प्रकलिकाएं, यानी कि वो संरचना क्या होगी कि पादप के टॉप एरिया पर जाकर यहाँ पर जहां पर पुष्पों का निर्माण होगा उन जगहों पर पुष्प की जगह पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं, जो मृदा में गिरकर एक नया पादप का निर्माण करती हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर ली। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।